हर यूरोप के हर मुल्क को, बरतानिया को मेक ब्रिटेन ग्रेट अगेन होना चाहिए, जर्मनी को अपना सोचना है, बाकी बाकी इत्तेहाद बॉर्डर ज़ाहिर है पड़ोसियों के साथ अपना अच्छा रहना है, लेकिन अपना अपना मुल्क सारे सोचें तो ये बेहतर है, बजाय इसके कि अपने अवाम पे आप मुसीबत डाल के और वो भेज रहे हैं जनाब यूक्रेन दूसरी जगह पे नई जंगें छेड़ रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होता है, पुराने बाबूज होते हैं जिनकी ज़िंदगी इसी पे चल रही होती है, कोई ना कोई फटा पड़ा रहे, जंगें चलती रहें, उनका जहन होता ही नहीं कि वेलफेयर, हालांकि यूरोप में अक्सरियत मुल्कों की ऐसी जो वेलफेयर स्टेट्स हैं उसका लेकिन नाजायज़ फ़ायदा भी लोग उठाते हैं। बहरहाल मैं सिर्फ ये बात कह रहा था कि ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, जो ओब्लास्ती, ओब्लास्ती एक रशियन का वर्ड है पुराना, उससे लफ्ज़ निकला ओब्लास्त। ओब्लास्त ये है कि वो जैसे सूबा होता है ना किसी मुल्क में, जैसे पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, तो इसी तरह से रशिया में वो सूबों को, सूबा यानी लोकल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो ओब्लास्ट है। तो ये जैसे मिसाल के तौर पे 46 ओब्लास्ट हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये दोस्ताक का ओब्लास्ट और ये कर्ज का ओब्लास्ट और ये ओब्लास्ट और वो ओब्लास्ट, ये सारे खरसों का ओब्लास्ट, ये सारे जो ओब्लास्ट हैं, ओदेसे का ओब्लास्ट, तो 46 जो है वहाँ पे, सॉरी 85 वहाँ पे, उसमें 46 जो है वो मरकज़ में। अच्छा, अगर यूक्रेन में चले जाएँ तो 24 हैं, लेकिन वो क्रीमिया को भी मानते हैं, तो क्रीमिया तो निकल गया हाथ से। अच्छा, इसमें तो एक दो बात है कि ओब्लास्ट को ध्यान में रखें, ओब्लास्ट तो ओब्लास्ट कब्जे होते हैं, यानी कब्जा होता है उस ओब्लास्ट के एक हिस्से पे कब्जा हो गया, लेकिन उसके मरकज में तो कब्जा हो जाता है, ओब्लास्ट निकल गया हाथ से, और ओब्लास्ट को इंडिपेंडेंट करार देना है हिस्सा, जैसे क्रीमिया एक ओब्लास्ट था जो हाथ से निकल गया उनके, ठीक है, क्रीमिया अगर आधा निकलता तो वो ओब्लास्ट टूट जाता, वो ओब्लास्ट पूरा निकल गया तो वो अब उनके हाथ से ओब्लास्ट निकला हुआ है। तो रशियंस के या यूक्रेनियंस के या वहाँ जितनी जंगें होती हैं बेलारूस में, सेंट्रल एशिया में, काजाकिस्तान में, उनके जहन में ये नहीं होता कि हमने ये इसको आधा लेना है, ये पूरा का पूरा ओब्लास्ट लेना है ताकि वो ओब्लास्ट हिस्सा बन जाए हमारे ओब्लास्ट जो ऑलरेडी है उनका। फिर इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो द्नाइपर रिवर है। द्नाइपर रिवर वो ऊपर शुरू होता है, यानी आप नक्शे पे देखें तो नॉर्थ से शुरू होता है, बेलारूस और यूक्रेन के दरमियान ये बहता है, बहते 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 ये चला जाता है, ये फिर ब्लैक सी में खुल जाता है। अब द्नाइपर रिवर की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये कि उसको अगर आप दूसरे मैप से देखें ना तो उसके मशरिक में तो रशिया आ चुका है कंप्लीट। द्नाइपर रिवर वो जा रहा है ना, द्नाइपर ऊपर से आया 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 बहता 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 चला गया, नीचे आ गया, देखा हमने खरसाओं के साथ में नीचे आके टिप हुआ। इसमें जो आपको एक ब्लू सी लाइन नजर आ रही है दरमियान में, वाइट के दरमियान में, वो द्नाइपर रिवर है, देखा आपने, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है द्नाइपर रिवर, यूक्रेन नीचे आते आते अभी द्नाइपर रिवर के इस तरफ सारा रशिया है और द्नाइपर के इस तरफ जो है वो यूक्रेन है। अब द्नाइपर रिवर को क्रॉस कर रहा है रशिया। ये द्नाइपर रिवर की स्ट्रेटेजिक वैल्यू ये है कि एक तो ये है कि ये ब्लैक सी से कनेक्ट करता है यूक्रेन को, यानी अब द्नाइपर रिवर को सामने रखें ना तो द्नाइपर रिवर कनेक्ट कर रहा है एग्रीकल्चरल हवाले से भी, हाइड्रो प्लांट्स भी यहाँ पे लग रहे हैं, यहाँ पे जो है ये इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है। तो द्नाइपर रिवर को सामने, और ये तारीखी तौर पे जब झगड़े होते रहे ना यहाँ पर, तो हमेशा द्नाइपर रिवर, उरल पहाड़, ये सारे इसमें फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो अब ये सवाल है कि ये सारा जब एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी बात हो रही है तो हाइड्रो प्लांट्स को हिट ना करें, तो फिर द्नाइपर रिवर आ जाता है दरमियान में कि द्नाइपर रिवर के उस तरफ क्या हो रहा है और इस तरफ क्या, इधर रशिया है उधर वो है, तो द्नाइपर रिवर के अक्रॉस जो है ये सारा मामला चल रहा है कि द्नाइपर रिवर कहा जाता है। दूसरी बात ये है कि दूसरा दिन हुआ और दूसरे दिन के बाद भी ये पूरा जो है ना कहते हैं लिम्बो में पड़ा है सीज फायर प्रोजेक्ट। इसराइल इसकी वायलेशन कर गया और इसराइल की जो वायलेशन हुई उसके नतीजे में ये बदतरीन 2023 के बाद एक वाक़या जो रमज़ान में पेश आया दूसरे अशरे में, और वो ये पेश आया है कि 400 से 450 के करीब 30 और शहीद हो गए हैं उसमें। आज दोबारा सेकंड अटैक भी उन्होंने किया, तो ये 430 के करीब इसमें शहादतें हो गई हैं। ये बात आप जहन में रखें कि यूरोप बिल्कुल डिफरेंट है और यूरोप का रिएक्शन डिफरेंट है और मशरिक़ वस्ता वेस्ट एशिया का बहुत डिफरेंट है सिनेरियो। यहाँ पे हुकूमतें, तहरीकें, बिट्रेयल, ये सारे मामलात यहाँ की तारीख़ का हिस्सा हैं, हज़ारों साल की तारीख़ का हिस्सा है। एक दफ़ा अगर यहाँ पर ये आखिरी मौका है कि इसके ऑर्डर को बचाया जाए, यहाँ सब सकिन हो जाएंगे। यहाँ गवर्नमेंट्स रहती हैं, नहीं रहती, बॉर्डर्स रहते हैं, नहीं रहते। सीरिया के क्या बॉर्डर्स थे, आईएसआईएस कहाँ कब्जा करके बना गई थी स्टेट, ये हो गया वो हो गया सारा। जितनी रियासतें हैं, ये छोड़ दें बातें आप सारी कि वो हूतीज़ ने दोबारा मिसाइल दाग दी हैं, लेकिन ये है कि वो और आज डालें फेंकें इसराइल के ऊपर,
ठीक है, उनकी जो मेन एयर बेस है, और उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे बहुत से लोग। लेकिन ये है कि ये उन्होंने 2 महीने में पहला हूतीज़ ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दी है, और ये कहा है कि आने वाले दिनों में, टाइम्स ऑफ इसराइल को कोट कर दो 11th, उन्होंने कहा है कि ये जो है ये हम मज़ीद फेंकेंगे, उनकी एयर बेस पे फेंक दिया ये। अच्छा, और ये जो है ये बातें जो है ना कि यहाँ डबल स्पीक बहुत है, यानी आप बहुत से मुल्क, बहुत से रहनुमा बात कुछ कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। इस वक्त हूतीज़ के सामने कोई भी मुल्क अगर रुकेगा तो हूतीज़ उसको निशाना हाथों बना लेंगे। इसराइल को बाद में जाएंगे, करीब आस पास पहले चले जाएंगे। तो मुल्क सारे जो हैं वो यमन की जंग से इसीलिए निकले थे, और बहुत अच्छा किया था कि यमन की जंग से निकले थे, क्योंकि यमन की जंग से ना निकलते तो उनका अपना नुकसान होता। अब इस यमन की जंग में कोई नहीं आएगा। कल मैंने बात की थी कि सूडान के अंदर जो झगड़ा है उसमें भी फॉरेन पावर्स इन्वॉल्व हैं, और आप ये ध्यान में रखें कि सूडान के अंदर भी बहुत कुछ है। सूडान जो है वो सिर्फ उसमें खाना जंगी नहीं है, इन मुल्कों में ये पूरा जो अफ्रीका है, ये इसमें सिर्फ ये नहीं है कि इसमें जंगल हैं, बागात हैं, कोई इसमें बहुत ज़्यादा वही वाली बात के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल है जो अनटैप्ड है। और शायद लोगों को याद है हॉलीवुड की एक बड़ी ज़बरदस्त फिल्म आई थी ब्लड डायमंड्स, ठीक है, तो वो यहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत कीमती है अफ्रीका सबके लिए। और इसीलिए ये ग्रेट सुपर पावर्स का जो बड़ा खेल है वो अफ्रीका में शुरू होने वाला है। तो सूडान हो या बाकी उसमें एरिटेरिया हो, वो मुल्क आप ये जिस ज़माने में ये बन रहा था ना, ये सऊदी अरेबिया का इत्तेहाद, तो मैंने एक दिन प्रोग्राम में इसी में डिस्कस किया तो लोग मजाक उड़ाए थे, ये कौन सा मुल्क है, आपने कभी सुना है ये सब सहारन कंट्रीज़ को, साहिल के मुल्कों का? आप यकीन करें हमारा जो एक ख़ास तबका है पाकिस्तान में, वो मजाक उड़ा रहा था इस बात का, ये कौन सा मुल्क है। मैंने जिक्र करना शुरू किया, मैंने कहा जी चार्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो मुझे 5-6 मैसेज आ गए कि डॉक्टर साहब आपको चार्ट की इंपॉर्टेंस है, ये क्या आप डिस्कस कर रहे हैं, ये नाइजर और चार्ट और ये कौन से मुल्क हैं, अब क्या हो गया आपको? हम मतलब पाकिस्तान में मतलब है कि हम हार्वर्ड से ऑक्सफोर्ड ये वो हमसे कोई अच्छी अच्छी बातें हैं, हमें क्या बता रहे हैं अब, ये कोई चार्ट मुल्क है, कोई एरिटेरिया मुल्क है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कोई मुल्क है, क्या है, क्या मतलब बोरिंग, इट्स टू बोरिंग। मैं कहता बच्चे अभी आने वाले दिनों में तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया कहाँ जा रही है, और इन मुल्कों के लिए लड़ाई हो रही होगी ग्रेट पावर्स गेम के अंदर। इन मुल्कों को निकाल के आप बात नहीं कर सकते। तो ये मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि एक तो ये बात हो रही है कि मुज़ाकरात अपनी जगह मौजूद हैं, कायम हैं। इसराइल ने वो उनका जो, क्योंकि ये जो मरहला है ना, ये मरहला अगर गुजर जाता है तो ये एंड इस बात पे होता है कि इसराइली फौज का इनखलास। देखें, पहला तो ये था ना कि कैदी रिहा हो जाएं और ये कमाली छोड़ दिए, वो तो कामयाब हो गया, कंप्लीट हो गया। दूसरा सबसे वाइटल है, दूसरे का जब एंड होगा तो इसराइली फौज का विड्रॉ हो जाएगा और एक ऐसी गवर्निंग बॉडी वहाँ आके बैठ जाएगी जो टेक्नोक्रेट्स की होगी, या जो हमास तो ज़ाहिर उसमें नहीं होगी, पैलेस्टीन अथॉरिटी की कोई नई शक्ल होगी, क्या होगा, सब एग्री कर जाएंगे उस पर। उसके नाम भी फाइनल हो गए थे। अब जनाब मसला ये है कि अब यहाँ पे तो इसराइल के सर्वाइवल का इशू है ना, और उसमें एक ब्रिज बनेगा। ये मुल्कों ने ये भी तय कर लिया कि जो गज़ा है और जो वेस्ट बैंक है उसके दरमियान एक लैंड ब्रिज बनेगा। अब वो लैंड ब्रिज कहाँ से गुजरेगा भाई? वो लैंड ब्रिज इसराइल के ऊपर से गुजरेगा ना, या लैंड ब्रिज में लोग जो है वो कुछ चप्पू चलाते हुए तो नहीं जाएंगे ना लैंड के ऊपर। तो मसला ये है कि वो भी सारा उन्होंने बना, वो सारा बना के वो 53 बिलियन या 20 बिलियन वो कौन सा मुल्क देगा, क्या देगा, कौन आएगा, कौन है, वो सारा हो गया तैयार। इख्तलाफात हैं अंदर, ये ध्यान में रखें, शख्सियात पे इख्तलाफात हैं। कुछ अरब मुल्क चाहते हैं एक शख्सियत को, कुछ चाहते हैं दूसरी शख्सियत को, कुछ का ख्याल है हम पैसे ज़्यादा दे नहीं सकते। लेकिन और जैसे सूडान में है ना मसला कि वो आपस में इनफाइटिंग भी हो रही है, पहले 2 मुल्क एक साथ थे, अब वो आमने सामने खड़े हो गए हैं सूडान के अंदर। इसलिए मैं कल सूडान से उसको लिंक कर रहा था, और सूडान से लिंक कर रहा था कि वहाँ रशिया वहाँ आके बैठ गया है, और रशिया की डील हो गई है, रशिया की पोर्ट सूडान पे डील हो गई है कि अगर यहाँ सीरिया में कोई मसला हो तो रशिया उधर सामने आ जाए। तो ये एक सिनेरियो है। अब ये है कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, कोई आदमी, कोई शख्स कदम नहीं रख सकेगा इस पूरे रीजन में अगर ये जंग फैल गई और ये बिट्रेयल की फीलिंग हो गई कि हमें बिट्रे किया गया है। जॉर्डेनियंस ने यकीन दिलाया है फ़लस्तीनियों को, और जॉर्डन साथ है, दिल से साथ है किंग अब्दुल्ला कि ये मसला हल हो। इजिप्ट दिल से साथ है कि ये मसला हल हो। अरब अब इसमें कहीं अगर मामला गड़बड़ हुआ तो ये यहाँ पर ये नहीं होगा कि कोई बेस होगी, कोई ये फिर किसी और तरफ चले जाएंगे मामला। इसलिए मेरी गुजारिश है ये स्टीव वित्कॉफ साहब से कि अब आप एक तो इसको रोकें, दूसरा ये है कि आपने अपने एक एलाइज को तो फेंक दिया है, वो अब क्या आपके एलाइज जो यूरोप में थे उनको तो आपने अंडर द बस फेंक दिया ज़ेलेंस्की समेत। इसे जल्द से जल्द नेतन्याहू को फेंक दें, वरना नेतन्याहू आपको फेंक देगा। अगर नेतन्याहू ने इस जंग को बढ़ा दिया
तो ये भूल जाए, ये फिर उसके बाद एक अजब सिनेरियो होगा। आप ये जो इन्होंने अरब स्प्रिंग के नाम पे फितना शुरू किया था ना, ये रियासतें टूटने लगी थी, यहाँ पे बचा लिया मुल्कों ने, सख्त स्टेप्स लिए, कई मुल्कों ने हार्ड पावर यूज़ की, लेकिन अपने आप को बचा लिया। जो नहीं बचा सके वो इधर उधर हो गए। तो गुजारिश ये है कि ये जो गज़ा का कत्लेआम है इसको रुकवाएं। रमज़ान का आखिरी असरा शुरू हो रहा है, या नेतन्याहू को अपने पास ले जाएं, नेतन्याहू आपको ड्रैग कर लेगा, या नेतन्याहू अमेरिका का प्रेसिडेंट है या अमेरिका नेतन्याहू के ऊपर, अब ये कन्फ्यूजन है, या आपने वो बाइडेन की पॉलिसी को खींचना है। इस पर कितनी वाहवाही हो रही थी कि स्टीव विटकॉफ ने की। इसके बाद अब मुझे बताएं, अब वहाँ पे रशिया और अमेरिका के डायलॉग्स होने जद्दा में, तो यहाँ डायलॉग हो रहे होंगे तो वहाँ कत्लेआम हो रहा होगा। सऊदी अरेबिया इसमें वाइटल रोल प्ले करे, यूएई वाइटल रोल प्ले करे, इजिप्ट, जॉर्डन, ईरान, सीरिया, सारे मुल्क, पाकिस्तान ने जो कर सकता है, पाकिस्तान, टर्किया ने मेयर को पकड़ लिया आज। वो वैसे उनको पॉलिटिकल ओपोनेंट था, उसको दहशतगर्दी में और करप्शन में पकड़ लिया टर्की में, इस्तांबुल के मेयर को। तो ये सारी जो सारे, और ये आप देखेंगे जो एसडीएफ और ये जो इनके अहमद शरा के दरमियान जो मामला तय हुए हैं और इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, तो दुनिया स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। अब मसला ये है कि अब ये गज़ा को, अगर आप गज़ा में ये दोबारा नेतन्याहू करता है, बीबी नेतन्याहू, तो इसके साथ जो करना है करें, या इसके साथ रहें, लेकिन फिर यहाँ कुछ टिकेगा नहीं। यहाँ जो है ना इतने बिलियन, इतने ट्रिलियंस फलाना डिमांड, ये कुछ होगा नहीं। फिर यहाँ यूरोप आपसे पहले तफा बैठा है, आप जंगें ख़त्म कर रहे हैं, वो दोस्ती हो जाएगी यूरोप की भी। यूरोप की दोस्ती देखें ना, ब्रिटेन की, अमेरिका के साथ, फ्रांस की, वो हो जाएंगे मामला। ये तो ज़ेलेंस्की की वजह से गंद उछला है ना सारा। लेकिन ये जो गज़ा है ये सेंसिटिव है। गज़ा के इशू को आप ख़त्म करवाएं, यहाँ पे सीज़फायर की तरफ लेके जाएं। इसका जो इजिप्ट का प्लान है, जिसको अरब दुनिया ने अप्रूव किया है, जिसको बरतानिया ने, रशिया ने, चाइना ने, सब ने किया, इसको करवाएं। वरना उसके बाद ये वो नहीं है कि यहाँ से आपको रेयर अर्थ मिनरल्स कोई ले जाने देगा। इसको बंद करवाएं। लोग आपको डील के हवाले से, और इसीलिए कि आपने अगले ही दिन स्टीव विटकॉफ से कहा था कि सीज फायर करवाओ, तो यहाँ आपके जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो मकबूलियत थी वो ऐसे शूट कर गई थी कि यार ये तो बाइडेन तो ड्रामेबाजी कर रहा था इतने से, स्लीपी बाइडेन। तो ये तो इसने एक दिन ट्रंप ने कहा कि स्टॉप, और अगले दिन जो है वो ये सीज फायर पर अमल दरामद हो कि 42 दिन लोगों ने खैरियत से गुजारे, उसके बाद भी खैरियत से गुजारे। और फिर उसके बाद ये पास ओवर तक, रमज़ान तक, ये किसका आइडिया? ये तो नेतन्याहू का आइडिया था। इस दौरान आपने वो बात शुरू कर दी। तो ये है कि जो हमास की बात है, हमास भी पीछे हटे, उनकी बात है वो पीछे। और इसमें भी ये जाहिरियत कहाँ से आ गई बीच में? अगर हमास को बात कह भी रही थी तो आप हमास की बात ना मानते, वो इसको प्रोलॉन्ग कर देते आप। लेकिन आपने उनको ये बॉम्बिंग की इजाज़त दी, इसमें शहीद हो गए लोग सारे। अब ये मामला अगर मजीद होता है तो फिर अल्लाह जानता है कि रीजन में क्या होगा।